नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव अर्थात 75वीं वर्षगांठ पर महाविद्यालय के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उसी कड़ी में हमारे महोत्सव के कन्वेनर दीपंकर जी और प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी ने व्याख्यान की एक श्रृंखला चलाई और उसी व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी के जाने माने लेखक, अनुवादक, पत्रकार प्रियदर्शन जी। वे हमारे बीच स्वाधीनता और भारतीयता विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। प्रियदर्शन जी की सबसे बड़ी उनके लेखन, उनके वक्तव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जब वे अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं, तो बिना किसी बड़े सैद्धांतिक आडंबर में गए हुए छोटे छोटे डिटेल्स जो कहीं ना कहीं से हमारी व्यवहारिकता से चीजें जुड़ी हुई होती है, उसको रखते हुए एक बड़ा कैनवास हमारे सामने खोल देते हैं। वैसे तो प्रियदर्शन जी ने अंग्रेजी में एमए किया है, पत्रकारिता की डिग्री ली है, लेकिन साहित्य की लगभग हर विधाओं में उन्होंने रचनाएं की है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिंदगी लाइव, कहानी संग्रह, 3 कहानी संग्रह है जिसका मैं नाम यहां लेना चाहूंगा: हत्यारा और अन्य कहानियां, बारिश, धुआं और दोस्त, उसके हिस्से का जादू। इसके अलावा 2 कविता संग्रह हैं, यह जो काया की माया है और नष्ट कुछ भी नहीं होता। ग्लोबल समय में गद्य और ग्लोबल समय में कविता उनकी आलोचना की पुस्तक है। खबर बेखबर पत्रकारिता की पुस्तक है। नए दौर का नया सिनेमा फिल्म पर उनकी किताब है। उनके विचारों का संग्रह इतिहास गढ़ता समय है और अनुदित किताबों में उपन्यास जिंदगी लाइव का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। नष्ट कुछ भी नहीं होता का मराठी में भी अनुवाद हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, आधी रात की संतानें, अरुंधति राय का द ग्रेटर कॉमन गुड का बहुजन हिताई शीर्षक से, रॉबर्ट पेन का उपन्यास टॉर्चर्ड एंड डेम्ड का कत्लगाह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है और वैसा ही इसका अनुवाद जरूर पढ़ना चाहिए। ग्रीन टीचर, हरित शिक्षक शीर्षक से के विक्रम सिंह की किताब कुछ गमे दौरा, पीटर स्कॉट की जीवनी, अचला बंसल का थैंक्स एनीवे। इसके अलावा आपने पत्रकारिता में अनुवाद अरुण कमर और जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ संपादित किया है। बड़े बुजुर्ग कहानी संग्रह का संपादन किया है। आपको स्पंदन सम्मान 2008, टीवी पत्रकारिता के लिए हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान 2015 और अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं आपको वक्तव्य के लिए बुलाऊं उससे पहले मैं आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के डिजाइनर हैं आजादी के अमृत महोत्सव के, मैं उनको
आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए, अपनी बात रखे। डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी। धन्यवाद श्रीधरम जी। आदरणीय श्री प्रियदर्शन जी, आज के हमारे इस संगोष्ठी के वक्ता श्री दीपांकर, नोडल ऑफिसर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के, डॉक्टर श्रीधरम, इस कार्यक्रम के संचालक और समन्वयक, सहयोगी मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय परिवार की ओर से सबसे पहले मैं आज के हमारे आदरणीय अतिथि वक्ता श्री प्रियदर्शन जी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनको सुनना हमेशा सुखकर, प्रीतिकर होता है। पहले भी हम लोगों ने सुना है और बहुत सार्थक और सरल तरीके से वो बोलते हैं, विषय की गहराई में आसानी से ले जाते हैं और हम लोगों को आज के समाज और आज की परिस्थितियां और अतीत, वर्तमान, भविष्य सबके बीच एक तालमेल बिठा करके बहुत अच्छी रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मैंने पहले भी उनको सुना है, उनके लेख और उनकी पत्रकारिता के, उनकी कहानियों के हम सब मुरीद हैं। तो उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जैसा कि श्रीधरम जी ने बताया कि हम लोगों ने जुलाई से ही कुछ कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिसमें एक हर महीने कुछ इस तरह के व्याख्यान श्रृंखला हम पूरे साल चलाएंगे और उसी व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में आज का व्याख्यान है, जिसमें स्वाधीनता और भारतीयता पर आज हमारे बीच श्री प्रियदर्शन जी बोलेंगे। मैं समझता हूं कि ये विषय भी बहुत रोचक है। हालांकि लगता साधारण है कि स्वाधीनता और भारतीयता पर तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत रोचक विषय है, दिलचस्प विषय है और एक पत्रकार के नजरिए से, एक साहित्यकार के नजरिए से, एक आलोचक के नजरिए से इस विषय को सुनना बहुत ही सुखद होगा। तो आप सबको मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आगे भी मैं तो प्रियदर्शन जी से आगे भी निवेदन करूंगा कि एक फिल्मों को लेकर के भी उनका व्याख्यान मैं जो स्वाधीनता संग्राम को लेकर के या तो गीतों को लेकर के या फिल्मों को लेकर के एक कार्यक्रम मैं उनका रखना चाहूंगा आगे भी। तो जब समय देंगे, अभी बहुत कार्यक्रम होने हैं, मैं रखूंगा। तो एक वायदा भी ये लेना चाहता हूँ। आपका पुनः आभार और बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। श्रीधरन जी। जी बिल्कुल, तो मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूं प्रियदर्शन जी को। और एक सूचना कि ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। हमारे क्योंकि एक पैरेलल कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, तो इसकी सीमा 100 की है, तो 99 लोग आ चुके हैं। तो जो इसमें नहीं शामिल हो पा रहे हैं वे कल यूट्यूब पर इसको सुने। धन्यवाद। आदरणीय प्रियदर्शन जी। नमस्कार मित्रों, आदरणीय डॉक्टर ज्ञानतोष कुमार प्रिंसिपल, श्रीधरन साहब और अरविंद जी, मैं अक्सर बोलते हुए थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, शुरुआत में तो बहुत ज्यादा। और जब आप लोग स्वाधीनता और भारतीयता जैसे विषय पे कुछ कहने को कहते हैं और कहते हैं कि आपको पूरी आजादी है, पूरी स्वाधीनता है बोलने की, तो लगता है कि आजादी, स्वाधीनता का मतलब बिखर गया। स्वाधीनता को दायरों में समेटा जाना जरूरी होता है। कोई स्वाधीनता, कोई स्वतंत्रता असीम नहीं होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि अगले कुछ समय मेरे लिए ज्यादा भारी बीतने वाला है आपके लिए, क्योंकि स्वाधीनता और भारतीयता की अवधारणा को लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं और जितना मैं कहूंगा हो सकता है उसमें बहुत सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा भी हो। ये तय करना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं।
तो मैं सोच रहा था जब इस बारे में आज सुबह की मैं तमाम छात्रों मित्रों से किन मुद्दों पे बात करूंगा, तो मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि मैं 14 अगस्त 1947 की रात को जब नेहरू भाषण दे रहे थे उसको याद करूं। नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण है। आपको भी याद होगा कि वो भाषण जो है, उन्होंने कहा था कि आज जब आधी रात को दुनिया सो रही है तो हिंदुस्तान जाग रहा है। लेकिन सच क्या है? मतलब हिंदुस्तान जो है उस आधी रात को जाग रहा था, ये सच है। सदियों की गुलामी के बाद एक नया हिंदुस्तान पैदा हो रहा था, ये सच है। लेकिन उस काव्यात्मक घड़ी में नेहरू भूल गए थे कि दुनिया में सारी घड़ियां एक साथ नहीं चलती हैं। हर जगह आधी रात नहीं थी। अगर आप देखें तो भारत में जो आधी रात थी वो शायद कैलिफोर्निया में दिन चढ़ाया था, लंदन में शाम उतर रही थी और पेरिस में शाम ढल रही थी, मॉस्को में रात हो चुकी थी। तो एक तरह से नेहरू अपनी काव्यात्मक अभिव्यंजना में भूल गए कि दुनिया की सारी घड़ियां एक साथ नहीं चलती हैं, वो अलग अलग चलती हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही उस आधी रात को नहीं जाग रहा था। अगर इसको प्रतीकात्मक ढंग से भी देखें, ये समझने की कोशिश करें कि घड़ियों को छोड़ दो, टिक टिक को छोड़ दो, समय के जो खांचे हमने बनाए हैं उसको छोड़ दो, प्रतीकात्मक ढंग से वो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरे एशिया की सुबह थी, उन अफ्रीकी एशियाई मुल्कों की सुबह थी जहां धीरे धीरे आजादी की लड़ाई एक मोड़ तक पहुंची थी और नए आजाद होते देश अपना भविष्य बनाने में लगे थे। भारत की विडंबनाएं, भारत की स्थिति दोहरी थी। नेहरू ने जो आधी रात का स्वप्न देखा था, जो कविता एक तरह की तैयार की जिसको आज तक दोहराते हम थकते नहीं, भारत में जख्म और जश्न दोनों साथ साथ आए। उसी आधी रात को एक आरी थी जो हिंदुस्तान का सीना चाक कर रही थी, उसको दो हिस्सों में बांट रही थी। आप ध्यान से देखिए तो हिंदुस्तान बट रहा था, कट रहा था और हम साथ साथ आजादी की सालगिरह मना रहे थे। तो हमारी विरासत आजादी की एक जख्मी विरासत भी रही जिसका बहुत सारा बोझ हम आज तक ढो रहे हैं, जिससे हम कैसे निपटें, जिससे हम कैसे आंख मिलाएं, ये देखना भी हमारे लिए निस्संदेह बेहद जरूरी है। मेरी आवाज साफ साफ जा रही है ना, कि कोई दिक्कत है? जी सर, आवाज साफ साफ आ रही है सर, बिल्कुल ठीक साफ है, आ रही ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये बात थी कि आप देखिए कि एक तरफ आजादी का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ उसी देश में खून से नहाई, शर्म से नहाई ट्रेनें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पार कर रही थी। कृष्णचंद्र की कहानी है, लाहौर एक्सप्रेस या पेशावर एक्सप्रेस, मैं नाम भूल रहा हूं, शायद लाहौर एक्सप्रेस, जिसमें कटी छटी लाशों के साथ ट्रेनें पार कर रही हैं सरहद और यहां से दूसरी तरह से दूसरे शवों के साथ वापस लौट रही हैं। ये हिंदुस्तान अपने खून से नहाया हुआ खड़ा हो रहा था और उसी दौर में मंटो का एक किरदार टोबा टेक सिंह नाम का अपना गांव खोज रहा था कि वो हिंदुस्तान में पड़ता है या पाकिस्तान में। मैं एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद है कुतुलिन हैदर के उपन्यास आग का दरिया से। कम से कम जिन छात्रों ने नहीं पढ़ा इसको जरूर इसको पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा उपन्यास है और इसका आखिरी हिस्सा जो खास तौर पे आजादी के पहले के दौर पर है, वो बहुत ही अपने ढंग से ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। और उस उपन्यास में एक जगह उसका किरदार बोलता है, वो मैंने उसको नोट किया था, आग का दरिया से गुजरता हुआ, वो कमाल नाम है उसका, वो लखनऊ का रहने वाला है, वो कराची फेंक दिया गया, कराची जाने को मजबूर है और वहां से अपनी बहन तलत को एक चिट्ठी लिखता है। आज की सबसे बड़ी घटना तलत, मेरी चहेती बहन, यह है कि मैं लखनऊ का इनकलाबी, कांग्रेस का उत्साही कार्यकर्ता, संयुक्त भारत की महानता के गीत गाने वाला, मैं आज सुबह 1200 रुपए माहवार के एक ओहदे पर ले लिया गया। नहीं तलत, ये बहुत प्यारे लोग हैं,
इनसे नफरत न करो कि इन्होंने हल्ला करके तुम्हारे मुल्क का बंटवारा करा दिया। ये बड़े मासूम इंसान हैं, इनको उन बहसों, इतिहास की उन व्याख्याओं और बाल की खाल निकालने से कोई मतलब नहीं है। जब मैं बंटवारे के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल कटता है, मगर दिल कहां तक कटेगा। जीवन आधा बीत गया, थोड़ा और बाकी है। अब भी अवसर है कि हम इस बचे खुचे वक्त को स्वार्थ कर लें। ये लखनऊ का कमाल है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो कराची जाकर मुस्लिम लीगी हो जाता है, वह अचानक हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी हो जाता है। मैं विभाजन पर बहुत नहीं आऊंगा, लेकिन इसी से एक सवाल मेरे भीतर पैदा होता है, जो हम तमाम लोगों के भीतर पैदा होता रहा है कि देश बनता कैसे है। जिसको हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, जिसको हम स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, जो कैसे वो बनता है देश। क्या 1947 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के 2 हिस्से बांट दिए और कहा कि लो ये तुम्हारा देश है, इसीलिए अदरकनुमा टुकड़ा हमारा हिस्सा हो गया, और अचानक लाहौर की मिट्टी पराई हो गई, अचानक पाकिस्तान के लोगों के लिए मुंबई पराई हो गई। तो देश बनता कैसे है, वो कैसे आकार लेता है, कैसे गढ़ा जाता है। इस पर राजेंद्र माथुर का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है, गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। उसकी कुछ पंक्तियां मैंने कोशिश की थी कहीं से डाउनलोड कर लूं, लेकिन कुछ हिस्सा मैं कर पाया। क्या देश ठंडी सोच और हितों की चतुर समझ से बनता है, या देश एक जुनून है, या अतार्किक सपना है जो आधी रात में देखा जाता है, भावनाओं का बवंडर, इतिहास की भट्टियों में उबली पसंदीदा शराब और जातीय यादों के सिलेंडर में सदियों से परोसी जाती है जो शराब, या दोनों बातें गलत हैं। देश अंतरात्मा और आयोग की संयुक्त संतान है, जिसके बारे में कभी हम नहीं जान पाएंगे कि उसे कितना दिन के सूरज ने गढ़ा है और कितना रात के तारों ने। ऐसी पंक्तियां मैं भूल रहा हूं। वो कहता है कि हिंदुस्तान, राजेंद्र माथुर अपने लेख में कहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसलिए अलग नहीं हुए कि कुछ लोगों में सौदा हुआ, इसलिए अलग हुए कि दोनों के जुनून बदल गए, आधी रात के सपने बदल गए। तो ये आधी रात के सपने बनते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं? वो कौन सा सपना था जो हम देख रहे थे आजादी की लड़ाई के दौरान? यहीं से स्वाधीनता को लेकर जो मैं पहला हिस्सा जिस पर बात करना चाहता हूं वो शुरू होता है कि जिस स्वाधीनता के साथ हमारी भारतीयता शुरू होती है, एक हम जानते हैं आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू होती है, जिसे अंग्रेजों ने कभी गदर कहा, कभी सिपाही विद्रोह कहा। आज इसको बहुत बाद में इस तथ्य की तरह पहचाना गया कि असल में वो हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि अब बहुत सारे नए शोध आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि लड़ाई उसके पहले से भी चालू हो गई थी। ये लड़ाई आदिवासी इलाकों में, दूसरे जनजातीय प्रदेशों में लगातार छिटपुट सेनाएं अपने ढंग से लड़ रही थी, और 1857 उसका एक बड़ा मुकाम था। इसके बाद जो अंग्रेजों ने किया, मतलब ठीक ठीक आंकड़े किसी के पास नहीं है कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन अमरेश झा की किताब कहती है, वो दावा करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में फांसी पे चढ़ा दिए गए 1857 के बाद। मैं नहीं जानता हूं दावा कितना सच है, लेकिन ये सच है कि आप जिस भी गांव, जिस भी शहर में जाएं, वहां कोई एक पेड़ आपको दिखा दिया जाता है कि यहाँ आजादी की लड़ाई के समय लोगों को लटकाया गया था। हर शहर, हर गांव में ऐसी पहाड़ियां, ऐसे पेड़, ऐसे पोल मिल जाते हैं जहां आजादी के ऐसे परवानों की शहादत की कहानियां लिखी हुई हैं, दर्ज हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस व्यापक दमन के अगले 50 साल तक हिंदुस्तान जैसे जड़ सोया रहा। वो खदबदा रहा था भीतर, अपनी सामाजिक बुराइयों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये 20वीं सदी की शुरुआत होती है जहां से धीरे धीरे एक नई भारतीयता अंगड़ाई लेती है, और महात्मा गांधी का आगमन इस लड़ाई को एक नया मुकाम देता है। उसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण तारीख मानता हूं जो भारतीयता के निर्धारण की मेरे हिसाब से है, वह 13 अप्रैल 1919 की है, जालियांवाला बाग। 1857 के दमन ने हिंदुस्तान की आजादी को कुछ साल पीछे धकेला था, तो 1919 के दमन ने, जालियांवाला बाग ने हिंदुस्तान की आजादी की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। लेकिन मैं इस तारीख पे क्यों जोर दे रहा हूं? क्या इसलिए कि एक बाग में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और 3000 लोगों को करीब मार डाला था?
इतनी भर बात नहीं है। आप जब जालियांवाला बाग का इतिहास देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, उसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पंजाब कैसे एक नए भारत के निर्माण का काम कर रहा था। उस दौर में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, और भारतीयों ने बड़ी शहादत अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए उस विश्व युद्ध में दी थी। आपको याद होगा उसने कहा था, जो कहानी है वो उसी विश्व युद्ध की छाया में लिखी हुई कहानी है, और लहना पानी पिला जैसा ऐतिहासिक वाक्य उसी कहानी से आता है, चंद्र शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था, वो कहानी आज तक हमारी स्मृति में अंकित है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को उम्मीद थी कि अंग्रेज आजाद करेंगे उसे, ये उम्मीद दीवा स्वप्न थी। अंग्रेजों ने भारत में रॉलेट एक्ट ला दिया, एक और सख्त कानून जो बिना इजाजत किसी को भी जेल में डाल सकता था, बिना इजाजत कई महीनों तक किसी को जेल में रखा जाता। तो सख्त कानून था बेहद, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने कहा कि 30 मार्च 1919 को देशव्यापी हड़ताल होगी। अचानक उन्होंने इसकी तारीख बाद में किसी वजह से मैं भूल रहा हूं 6 अप्रैल कर दी, लेकिन अमृतसर ने तय किया कि नहीं, 30 मार्च की हमारी बंद की तैयारी पूरी है, हम बंद रखेंगे। उन्होंने 30 मार्च को बंद रखा, अमृतसर का बिल्कुल शांतिपूर्ण बंद देखकर अंग्रेज हैरान रह गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी बंद का दिन आया। अमृतसर के जो कलेक्टर थे, इरविंग उनका नाम था, उन्होंने कहा कि अमृतसर में तो आप बंद कर चुके हैं 30 मार्च को, 6 अप्रैल को क्यों बंद करेंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि नहीं, हम पूरे देश के साथ फिर बंद करेंगे। फिर वही अहिंसक बंद, वही शांतिपूर्ण जुलूस, और इसने अंग्रेजों के पांव हिला दिए। उनको लगा कि इसको रोकना होगा। उसके बाद रामनवमी आ रही थी, 9 तारीख को शायद थी, 9 अप्रैल को। तो ये एक मौका था जब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा सकता था। अंग्रेज इस मौके की तलाश में थे, इस अवसर का इस्तेमाल करेंगे कि इन दोनों के बीच टकराव पैदा करेंगे। आंदोलनकारी भी तैयार थे कि ऐसा अवसर वो आने नहीं देंगे। उन्होंने रामनवमी जुलूस के लिए शहर के एक मुस्लिम डॉक्टर से संपर्क किया कि आप उसका नेतृत्व करें। शुरू में बड़ा हंगामा, क्यों, कैसे कर सकता है एक डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर रामनवमी का नेतृत्व, दोनों तरफ, मुसलमानों की तरफ भी हिंदुओं की तरफ भी। लेकिन तब बन रही राष्ट्रीयता का जोर ऐसा था कि वो ये प्रस्ताव उन्होंने माना मुसलमानों ने, लेकिन एक शर्त उन्होंने भी रखी, ठीक है कि रामनवमी के जुलूस का नेतृत्व हम करेंगे, लेकिन तब पानी के घड़े अलग अलग नहीं चलेंगे। तब जुलूसों में हिंदू घड़े अलग चलते थे, मुस्लिम घड़े अलग चलते थे कि आप अपने अपने घड़ों से पानी पिए। तो हिंदू लोग भड़क गए, कैसा कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने की बात है। अंततः ये तय हुआ कि घड़ा तो चलेगा एक ही, पानी जिसको पीना हो पिए, न पीना हो न पिए। वो ऐतिहासिक जुलूस बड़ा ही शानदार रहा। हिंदू मुसलमान एक होकर रामनवमी के उस जुलूस में उन्होंने दिखाया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हैं। इसके बाद ड्वायर आता है। जनरल डायर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जो पंजाब का गवर्नर था, जिसको बाद में उधम सिंह ने डायर समझ के मार दिया था लंदन में। वो ड्वायर ने कहा कि इसको तो किसी हाल में रोकना होगा। उसने कलेक्टर को कहा कि तुम बड़े शांत हो, तुम भीड़ पे गोली नहीं चलाते हो। कलेक्टर ने कहा कि भाई इतनी शांतिपूर्ण भीड़ हम क्या कर सकते हैं। उसने जनरल डायर को भेजा कि अमृतसर वालों को सबक सिखाओ। उस रात डॉक्टर किचलू और सतपाल थे, जो नेता थे इस पूरे आंदोलन के अमृतसर के, उनको सुबह चाय पीने के लिए बुलाया जाता है और गिरफ्तार करके अंग्रेज उनको धर्मशाला भेज देते हैं। इसके बाद अमृतसर के लोग निकलते हैं कि नहीं, हम इनको छुड़ाने के लिए चलेंगे। तो एक पुल के पार अंग्रेजों के दफ्तर हैं, वहां वो जा रहे हैं अपना प्रदर्शन करते। ये 10 तारीख की बात है, 10 अप्रैल की बात है। और 10 अप्रैल को वो जब पुल के पार जाना चाहते हैं तो देखते हैं कि जनरल डायर घुड़सवार सेना लेकर खड़ा है। बोलता है कि कोई पुल पार करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये लोग रुकते नहीं हैं, थोड़ी बहस बहस करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। उस दिन 10 अप्रैल को गोली चलती है, 20 लोग मारे जाते हैं, बेत हिंदुस्तानी मारे जाते हैं।
इसके बाद अमृतसर पागल हो जाता है। अमृतसर में उसके बाद अंग्रेजों को मारने का काम शुरू होता है, अंग्रेजी प्रतिष्ठानों को तहस नहस करने का काम शुरू होता है। 5 अंग्रेज मार दिए जाते हैं। अंग्रेजों को इसी अवसर की तलाश थी, वो चाहते थे कि हिंसा भड़के और हंगामा हो। और उसके अलावा एक डॉक्टर थी शेरवुड, डॉक्टर शेरवुड, उसके साथ बदसलूकी होती है, लेकिन उसको भी कांग्रेसी स्वयंसेवक ही बचाते हैं। वो अस्पताल पहुंचती है, ट्रॉमेटाइज रहती है, एक बहुत बड़ा हादसा है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों को इसी अवसर की तलाश थी। अगले 3 दिन तक वो अमृतसर में कहर ढा देते हैं। जगह जगह टिकड़ियों पे बांध के लड़कों को लटकाया जाता है। और जो गली, जिस गली में शेरवुड के साथ बदसलूकी हुई थी, उस गली में डायर ऑर्डर निकालता है कि लोग जाएंगे तो रेंगते हुए जाएंगे। महात्मा गांधी ने बाद में कहा कि रेंगने का आदेश जो था वो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से ज्यादा खतरनाक था। नतीजा यह हुआ कि उस गली में रहने वालों की शामत आ गई। वहां कोई फल वाला, सफाई वाला, सब्जी वाला जाए ही नहीं। दोनों तरफ फौजें लगी हुई हैं और जो भी जाए मतलब वो रेंगता हुआ जाए। ये स्थिति, ये अपमानजनक स्थिति। प्रियदर्शन जी शायद थोड़ा म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर दीजिए। 4325। अच्छा ठीक हो गया, मैं अनम्यूट हो गया। हाँ, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? जीरो लगेगा। हेलो जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। हाँ, तो हाँ। मैं बता रहा था कि 10 अप्रैल को उस गली में, यहां तक तो सुन चुके होंगे आप लोग ये कहानी। बिल्कुल जी। अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ किसी हाल में हम जो भी जाएगा रेंगता हुआ जाएगा। ये भयावह था। और उसके बाद 13 अप्रैल आता है। हम सब जानते हैं कि कैसे बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए लोग और जनरल डायर ने कैसे अंधाधुंध गोलियां चलाई। यहां से भारत की आजादी की लड़ाई जैसे नए दौर में दाखिल हो जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल नए दौर में दाखिल हो जाता है। हालांकि बाद में इस सवाल पे बहुत सारी बाधाएं आई और हम जानते हैं मुल्क बटाव एक अलग बात है। लेकिन यहां से एक भारतीयता की शुरुआत होती है जो मेरी समझ से आजाद हिंदुस्तान का, आजादी के आदर्श का था। इसमें एक प्रसंग और मैं बताता हूं। ये राजमोहन गांधी की किताब में है। अमृतसर में इसके बाद जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ वो अमृतसर में ही हुआ। और अमृतसर में यह प्रस्ताव आया, जालियांवाला बाग के हत्याकांड की निंदा का प्रस्ताव आया। अचानक जब प्रस्ताव पढ़ा जाने लगा तो पता चला कि इसमें जो अंग्रेज मारे गए थे 5, उनकी हत्या की निंदा भी शामिल थी। इससे सारे कांग्रेसी भड़क गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम जलियांवाला बाग की निंदा करेंगे, अंग्रेजों की हत्या की निंदा नहीं करेंगे। यह जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो भारत मां का बेटा नहीं है। उनका इशारा था एनी बेसेंट की ओर। एनी बेसेंट ईसाई थी तो तरह तरह की भावनाएं होती थीं। गांधी ने कहा कि यही होगा, ये प्रस्ताव मेरा है, मैं इसको लेके यहां तक आया हूं। और उन्होंने कहा कि किसी भारत मां का बेटा ही ऐसा कर सकता है। अंततः पूरे दिन की बहस के बाद जालियांवाला बाग का हत्याकांड की भी निंदा हुई और अंग्रेजों के मारे जाने की भी निंदा हुई। इसी तरह अहिंसा और सत्याग्रह भारतीय आजादी के आंदोलन के अस्त्र बने। हम लोग जानते हैं कि उसमें और भी धाराएं थी। आजादी की लड़ाई के दौरान जो स्वतंत्रता थी उसमें एक धारा क्रांतिकारियों की भी थी, एक और राष्ट्रवादियों की भी थी, कई धाराएं थी। लेकिन ये सच है कि आज उनके बीच जितना विरोध दिखाया जाता है, जितना बताया जाता है कि भगत सिंह और गांधी खिलाफ थे, जितना बताया जाता है कि बोस और नेहरू खिलाफ थे, सच्चाई ये नहीं है। भगत सिंह का पूरा साहित्य सामने है जो बताता है कि हिंसा में उनको भी यकीन उस तरह का नहीं था। वह अंततः जो पार्लियामेंट में बम उन्होंने फेंका था वो किसी की जान लेने के लिए नहीं फेंका था, वो बहरे कानों को तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए फेंका था। खैर मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा।
मैं अब इस अपनी बातचीत के दूसरे हिस्से की ओर आऊंगा कि देश बटा बहुत बुरा हुआ, लेकिन देश के बंटवारे की एक बड़ी सरल व्याख्या की जाती है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना। तर्क पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वहां हिंदू क्यों रह गए, यहां मुसलमान क्यों रह गए। सच्चाई ये नहीं है। मूल बात यह है कि जो लोग धर्म के आधार पे राष्ट्र को सही मानते थे, उन्होंने अपना एक देश बनाया। आज जो लोग मानते थे कि एक देश में तमाम धर्मों को रहने का अधिकार है, उन्होंने हिंदुस्तान को बचाया। हिंदुस्तान हमेशा से अपनी सांस्कृतिक बहुलता के लिए जाना जाने वाला देश रहा और लगातार इस परंपरा के साथ आजादी की लड़ाई परवान चढ़ी। उसमें हिंदू परंपराएं भी शामिल रही, मुस्लिम परंपराएं भी शामिल रही, उसमें रणजीत सिंह की याद भी रही, उसमें तमाम तरह के लोग शामिल रहे जिन्होंने उस लड़ाई को अपने ढंग से एक मुकाम तक पहुंचाया। इसमें एक बड़ा दुखद अध्याय है कि कैसे 30 के दशक के बाद हिंदू मुसलमान के सपने अलग होते जाते हैं। मुस्लिम लीग कैसे एक अलग देश की बात करती है, कांग्रेस कहाँ चूक करती है। उसमें एक किताब है लोहिया की, भारत विभाजन के गुनहगार। असल में लोहिया ने एक किताब लिखी थी, अबुल कलाम आजाद की किताब की रिव्यू वो कर रहे थे, तो उन्होंने भारत विभाजन के गुनहगार नाम से एक किताब लिखी। उसकी रिव्यू करते करते तो उस किताब में, उसकी भूमिका में वो 8 वजहें गिनाते हैं। उन 8 वजहों में कांग्रेस की लापरवाही भी बनाते हैं, जनता की अधीरता भी बताते हैं, मुस्लिम लीग को तो बताते ही हैं, और हिंदू अहंकार को भी बताते हैं। लेकिन उनका एक और दिलचस्प उस किताब को पढ़ते हुए आकलन बहुत हल्के से समझ में आता है। वो बोलते हैं कि असल में आजादी की लड़ाई की कमान हमारी उच्च जातियों के हाथ में थी। दोनों तरफ के हिंदू मुसलमान अगड़ी जातियों के लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर ये कमान निचली जातियों के हाथ में होती तो शायद हिंदुस्तान नहीं बंटता। अब मैं इस स्थापना को मतलब थोड़ा हैरान होकर देखता हूं। मैं ये सही है या गलत है इसके पक्ष में मेरे पास बहुत दलीलें नहीं है, मैं इतिहासकार नहीं हूं, एक पत्रकार भर हूं। लेकिन मुझे ख्याल आता है कि जो बात लोहिया ने कही उसका एक पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव ये है कि सबको अपनी संपत्ति, अपनी सामाजिक हैसियत बचाने की चिंता थी, और इस क्रम में अंबेडकर पीछे किए जा रहे थे, इस क्रम में जिन्ना भी पीछे किए जा रहे थे। अंबेडकर जो है, बल्कि जिन्ना लंबे समय तक हम जानते हैं कि वो सेक्युलर राजनीति के सिपाही थे। वो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे जो गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को जोड़ने के लिए कहा था कि भारत में चलना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। वो कहते थे कि इससे मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा, और कहते ये हैं कि जो शौकत भाई थे, जो महात्मा गांधी के चेले थे, उन्होंने जिन्ना के साथ बड़ी बदतमीजी की थी, शायद अमृतसर अधिवेशन या उसके बाद वाले में, जहां से जिन्ना अपने आप को राजनीति से काटते चले जाते हैं और दोबारा एक नए अवतार में आते हैं। तो ये जो भारत की विडंबना रही, भारत का सामाजिक द्वंद्व रहा, यहां मैं अंबेडकर को फिर लाता हूं। अंबेडकर आज की तारीख में राजनीति में सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का है, लेकिन सच ये है कि अंबेडकर भारत के सबसे अच्छे दिमाग थे। उन्होंने मतलब इस बात को सबसे अच्छी तरह पहचाना था कि भारत की जो सामाजिक गुलामी है, मतलब हमारी आजादी को लेकर या हमारे गुलामी को लेकर एक राय ये थी कि भारत, अंग्रेज जो है, जो गांधी जी भी मानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को बांटता है, अंग्रेज चला जाएगा तो हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ना छोड़ देंगे। अंबेडकर बोलते थे कि हमारी सामाजिक गुलामी की वजह से हमारी राजनीतिक गुलामी पैदा हुई है। हम अपनी सामाजिक गुलामी से लड़ लेंगे तो राजनीतिक आजादी भी हासिल कर लेंगे, और अगर उस गुलामी से नहीं लड़ पाए तो राजनीतिक आजादी भी हमारा कोई भला नहीं कर पाएगी। ये अंबेडकर और गांधी की लाइन थी। उनके टकराव हम जानते हैं, पुणे वाले, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। पुणे का जो वो पैक्ट था, पूना पैक्ट, जो अंग्रेजों ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल रखा था और गांधी ने उसके खिलाफ
उपवास किया था, और उस उपवास के बाद अंबेडकर उनसे मिलने जाते हैं सबसे आखिर में, सबके समझाए जाने के बाद। और ये किताब है द एपिक फास्ट, प्यारेलाल की। प्यारेलाल लिखते हैं कि अंबेडकर जाते हुए पहला वाक्य बोलते हैं कि यू आर वेरी अनफेयर टू अस गांधी जी, आप हमसे बहुत हमारे फेयर हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, आपने अनफेयर रहे हैं हमारे साथ। गांधी की शर्तें लेकिन बड़ी सख्त हैं सवर्णों के लिए। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूं, बहुत सारी बातें मान लेते हैं। आज की तारीख में मतलब पुणे पैक्ट को एक अलग से देखा जाता है, लेकिन तब हम पाते हैं कि गांधी के साथ उनके लोगों ने धोखा किया, उस पुणे पैक्ट को ठीक से लागू भी नहीं किया। तो इन सारी विडंबनाओं के बीच भारत बनता है, खड़ा होता है। भारतीयता जो है वो मतलब हमारे पास कविताएं बहुत सारी हैं कहने को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से लेके दिनकर तक को आप याद कर सकते हैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है। और इसे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें जो हो सकता है मुझसे ज्यादा हिंदी के आप प्रोफेसर हैं आपको याद होंगी, आप छात्र हैं हिंदी के जो मेरे साथ होंगे उनको याद होंगी। लेकिन भारतीयता की जो अवधारणा है वो एक साझा संस्कृति की, बहुभाषिकता की, और एक जिसको सामूहिकता की अवधारणा है, समावेशिकता की अवधारणा है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। भारत जो है यूरोपीय देशों की तरह भारत का राष्ट्रवाद नहीं है। वहां जो भाषा और धर्म के आधार पर बटे हुए देश हैं, खासतौर पे भाषा के आधार पर पूरा यूरोप बटा हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद जो भाषावार प्रांतों के बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके पक्ष में नेहरू पटेल दोनों नहीं थे। और आंध्र प्रदेश में उन्होंने आंदोलन शुरू किया रामुलु ने। रामुलु गांधी के चेले थे। रामुलु का कहना था कि तेलुगु भाषी राज्य अलग होना चाहिए। नेहरू पटेल दोनों को लगता था कि अभी धर्म के आधार पर देश बटा है, अब भाषा को आधार बनाएंगे तो देश और बट न जाए। वो अनशन महीनों चला और श्री रामुलु की उसमें डेथ हो गई। पूरा आंध्र प्रदेश जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था जलने लगा। अंततः कांग्रेस को मानना पड़ा कि ठीक है हम भाषा के आधार पे तेलुगु अलग बनाएंगे। लेकिन उन्होंने पाया कि भाषा के आधार पे देश बना तो कैसा बना, अचानक वो भारत के ज्यादा करीब आ गया। कांग्रेस वहां अगला चुनाव बहुत बड़े पैमाने पे जीती। तो समझ में आया कि भारत अपनी विविधता के साथ जीता रह सकता है। असल में देखिए, बहुत सारी ताकतें चाहती हैं कि सारी पहचानों को मिलाकर एक पॉट तैयार किया जाए जिसमें एक भारतीयता की पहचान हो। ऐसे पॉट होते हैं। फ्रांस में माना जाता है कि एक मेल्टिंग पॉट है जिसमें सारी पहचानें छुप जाए, ये कोशिश होती है। वहां जो होगा फ्रेंच होगा। लेकिन दूसरा कंसेप्ट चलता है वो बाउल ऑफ सैलेड का, सलाद के कटोरे का होता है कि सलाद का जो कटोरा है उसमें प्याज भी, खीरा भी, टमाटर भी, सब आप अलग अलग पहचानते हैं। पाकिस्तान ऐसा ही बहुत बड़ा कटोरा है सलाद का, जिसमें आप अलग अलग पहचान सकते हैं कि किसकी क्या पहचान है। जो अमेरिका भी है, अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन हैं, अमेरिका में व्हाइट अमेरिकन हैं, अमेरिका में स्पेनी अमेरिकन हैं, अमेरिका में इंडियन अमेरिकन हैं, अमेरिका में चाइनीज अमेरिकन हैं। सब अपनी अपनी पहचानों के साथ अमेरिकन बने हुए हैं। हिंदुस्तान को भी आप ठीक से देखिएगा तो एक बंगाली इंडिया है, एक तमिल इंडिया है, और हिंदी इंडिया तो बहुत खतरनाक इंडिया, इतना बड़ा इंडिया है कि सब उससे डरते हैं। वो तो हिंदुस्तान है बिल्कुल। तो खैर ये मजाक में कही गई बात है मेरी, लेकिन ये सच है कि भारत एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूलों को आप पहचान सकते हैं। इस भारत में स्वाधीनता के, अब इस पक्ष पे मैं आऊंगा, मेरा समय कितना बाकी है अभी? प्रियदर्शन जी पूरा समय है, आप बोलिए। लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं, और हमारे अध्यापक भी हैं, छात्र भी हैं, और अच्छा। हाँ 90+ हैं लोग और जुड़े हुए हैं। और ठीक है मैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि स्वाधीनता जो हमने अर्जित की, उस
अर्जित स्वाधीनता के बाद जो हिंदुस्तान बना है वो एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि स्वाधीनता अकेली कोई चीज नहीं होती है। स्वाधीनता और समानता बिल्कुल जुड़वा बहने हैं। समानता का गला घोट के स्वतंत्रता बची नहीं रह सकती है और स्वतंत्रता का गला घोट के समानता नहीं बची रह सकती है। तो मतलब जिसको, हालांकि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और भाईचारा, समानता और भाईचारा का, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का नारा, लेकिन ये सच है कि आजादी और बराबरी बिल्कुल जुड़वा बहने हैं। आज हालत यह है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये बात अक्सर मैं कई बार दोहराता हूं, तमाम मंचों से दोहराता हूं कि हम यूरोप और अमेरिका तो होना चाहते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका ने क्या किया है? वो 200 साल की जो गुलामी उन्होंने एशिया और अफ्रीका मुल्कों पे थोपी, जो 200 साल तक की लूट उन्होंने की, उस लूट का जो पैसा है उससे उनकी आज की सभ्यता की चमक दमक है। हिंदुस्तान अगर वैसी चमक दमक चाहता है, वैसा आलीशान जीवन चाहता है, वैसी भव्यता दिव्यता चाहता है, तो किसको लूटे? आज तो हमारे पास कोई उपनिवेश नहीं है। तो आज एक छोटा सा हिंदुस्तान, एक छोटा सा इंडिया एक बड़े हिंदुस्तान को ही लूट रहा है। 40 करोड़ का इंडिया 80 करोड़ के हिंदुस्तान को अपना उपनिवेश बना के जी रहा है, और वो उपनिवेश किन्हीं छत्तीसगढ़ और झारखंड और पूर्वोत्तर के प्रांतों में नहीं है, वो दिल्ली में है। आप ध्यान दीजिएगा, हम तमाम लोग एक उस आजाद और शासक भारत के नुमाइंदे हैं जो अपनी चमक दमक में मतलब हमारी गाड़ियां जिस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरती हैं, चमचमाती नई गाड़ियां, उस फ्लाईओवर के नीचे लोग सोए रहते हैं। वो एक अलग हिंदुस्तान नीचे सोया रहता है, एक अलग हिंदुस्तान ऊपर से गुजरता है। ये दो हिंदुस्तान है 10 फुट के फासले पे, दोनों एक दूसरे से आंख नहीं मिला सकते हैं। तो ये किसकी आजादी है? कैसी आजादी है? 15 अगस्त के पहले जो बच्चे आधी रात से लेकर सुबह तक 10 रुपए और 5 रुपए का झंडा बेचते दिखाई पड़ते हैं, जिसके बारे में रघुवीर सहाय ने बरसों पहले लिखा था कि वो क्या लाइन थे, जनगण मन में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसके गुण हर चरना गाता है। तो वो जो आजादी का सवाल है, जिसका बराबरी से वास्ता है, वो सवाल कहां है? हम किस आजादी की बात कर रहे हैं? और आजादी के साथ एक बात और है, रघुवीर साहब की याद आई इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। रघुवीर साहब कॉलम लिखते थे, अर्थात वो जनसत्ता में लिखा करते थे, बाद में एक किताब भी उनकी आई, उसमें वो आजादी में छुपी गुलामियों की बात करते हैं, स्वतंत्रता में छुपी परतंत्रताओं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी आजादियां हमने हासिल की, लेकिन आजादी को बनाए रखने के लिए आपको लगातार संघर्षरत रहना पड़ता है, नहीं तो आप नई तरह की गुलामियों के शिकार होते जाते हैं। आज हिंदुस्तान कई नई तरह की गुलामियों का शिकार है। हमारी चुनौती एक ये है। ये दो बातें हुई, एक तीसरी बात, या पता नहीं कितनी सारी बातें हुई, मैं जानता नहीं हूं, या पता नहीं कोई बात हुई भी या नहीं, सिर्फ तरह तरह के प्रसंग है जो मैं कहता जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बातें जुड़ती जा रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी भारतीयता पे गर्व करता हूं, लेकिन मेरे लिए भारतीय होने का क्या मतलब है? मतलब मैं कहां से भारतीय हूं? पूरा भारत मेरा है, लेकिन क्या मैं अपने घर के बाहर की 1 इंच की जमीन पे भी अपनी दीवार खड़ी कर सकता हूं? वो अतिक्रमण कहलाएगा। मैं अपने घर से बाहर कि पूरा हिंदुस्तान तो मेरा है, 6 फुट और घेर लेता हूं, जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग घेर के बैठे हुए हैं, क्या वो अतिक्रमण? मतलब तो हमारा भारत क्यों नहीं है? ये भारत हमारे भीतर बनता कैसे है? असल में यहां से पहचान का सवाल हमारे सामने आता है। आइडेंटिटी का सवाल सबसे पहले हम अपने घर के होते हैं। हमारी पहचान हमारे मोहल्ले में क्या होती है कि वो तो फलां जी का बेटा है, वो तो फलां जी का बच्चा है, या आजकल क्वार्टर के नंबर हो गए, वो तो E4 में रहता है, वो तो E7 में रहता है। ये मोहल्ले में हमारी पहचान होती है। हम मोहल्ले से बाहर जाते हैं अपने शहर में,
अब तो पता नहीं अब बच्चे दूसरे मोहल्लों में जाते हैं या नहीं। मैं रांची का था, तो मैं किशोरगंज मोहल्ले में यहाँ रहता था। तो मैं अगर दूसरे मोहल्ले में जाता था रांची के, और कोई पूछता था कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं बताता किशोरगंज में रहता हूँ। तब किशोरगंज मेरी पहचान बन जाता था। जब मैं बिहार के दूसरे शहर में जाता था, पटना गया, जहानाबाद, कोई पूछता था कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैं बताता था कि मैं रांची से आया हूँ। तब किशोरगंज मेरी पहचान नहीं था, रांची मेरी पहचान था। अगर मैं पटना वाले को बताऊं कि मैं तो जी किशोरगंज से आया हूं, तो अचानक चौंक जाएगा कि कौन है। फिर जब मैं हिंदुस्तान मतलब दिल्ली आया, तो अचानक मेरी बिहारी या झारखंडी पहचान मेरे साथ जुड़ गई कि मैं बिहार से आया हूं। तो तब मुझे रांची वाला कम याद करते थे, किशोरगंज वाला तो कोई नहीं जानता था। अगर मैं विदेश जाता हूं, अब विदेश जाके भी अड़ा रहता हूं कि नहीं जी मैं तो रांची वाला हूं या मैं तो बिहार वाला हूं, तो नहीं चलेगा। विदेश जाके मैं भारतीय हो जाता हूं। और 7 समंदर पार जाके आप यूरोप या अमेरिका में जाके अपनी एक एशियाई पहचान भी बनाते हैं। कई बार मतलब राजनीति हमें ऐसा करने से रोकती है। मुझे एक दिलचस्प सा प्रसंग याद आता है। राकेश शर्मा जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, आपको याद होगा, जो अंतरिक्ष में गए थे, और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत वहां से कैसा दिखाई पड़ता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। एक वैज्ञानिक का जवाब नहीं था, एक राष्ट्रवादी, एक बेचारे भारतीय का जवाब था। अंतरिक्ष से भारत सब मैंने सारे जहां से अच्छा नहीं दिखाई दे सकता था, लेकिन उनके भीतर की भावना थी जो उनको बता रही थी कि भारत तो हमारा सबसे अच्छा है। सुनीता विलियम्स ने जब वो अंतरिक्ष में गई, तो उससे पूछा गया तो दुनिया कैसी लगती है, उसने कहा कि दुनिया का एक हिस्सा बहुत प्रकाश में लगता है, एक दूसरा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ लगता है, जो शायद ज्यादा बड़ी हकीकत थी। एक वैज्ञानिक दृष्टि उसमें दिखाई पड़ती थी। तो मैं कहना चाहता था कि जो हमारी पहचान है वो कई हिस्सों में बटी होती है। हमारी और भी पहचानें होती हैं। मैं पत्रकार हूं, आप शिक्षक हैं, और फिर आप एक खास कॉलेज के शिक्षक हैं, मैं एक खास जगह का पत्रकार हूं। फिर तो आप देखेंगे हम लोग अपनी धार्मिक पहचान भी बनाए रखते हैं। मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान है। तो एक आदमी बहुत सारी पहचानों के साथ जीता है। उन सारी पहचानों को खारिज करके हम कोई एक इकलौती पहचान उस पर थोपना चाहते हैं कि तुम तो सिर्फ मुसलमान हो, तुम तो सिर्फ हिंदू हो, तुम तो गर्व से कहो कि सिर्फ भारतीय हो। ऐसा होता नहीं है। ये राजनीतिक पहचाने हैं। और देश जो हैं, जो हमारे भीतर किसी मतलब ऐसी स्थापना की तरह बसा दिए गए हैं कि वो तो जन्म जन्मांतरों से हैं। दुनिया का नक्शा उठा के देख लीजिए, हर सदी में देश बदल जाते हैं। आप देखिए तो 1900 के आसपास इन दिनों आजकल एक भारत का नक्शा चला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान भी भारत में दिखाई पड़ रहा है, बांग्लादेश में भारत में दिखाई पड़ रहा है, जो एक हकीकत है। पाकिस्तान भी भारत में दिख रहा है। कैसे 1925 के पहले तक ये पूरा इलाका एक था। लेकिन दुनिया भर के नक्शे 100 साल में बदल जाते हैं। यूरोप में आप देखिए, सोवियत संघ इन्हीं 100 वर्षों में बना और टूट के बिखर गया। जो जिनको हम विश्व युद्ध बोलते हैं, वो मूलतः यूरोप के युद्ध थे। जर्मनी और इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका भी था, वो सब आपस में लड़ते रहे। 9 करोड़ लोगों का खून बहा के, मतलब कहते हैं कि 10 करोड़ लोग दोनों विश्व युद्धों में मारे गए। 10 करोड़ लोगों का खून बहा के उनको समझ में आया कि तो फालतू झगड़ा है। बल्कि अब मुझे फालतू झगड़ा है बोलने से ख्याल आया कि ये जो विंस्टन चर्चिल की किताब है 12 वॉल्यूम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, उसकी भूमिका में वो लिखता है कि उसने शायद युद्ध के खत्म होने के पहले रूजवेल्ट जो जिंदा थे जब, तो उनसे पूछा कि इस युद्ध की वजह क्या थी। तो रूजवेल्ट ने कहा इस युद्ध की कोई वजह नहीं थी। मतलब जो इस युद्ध का सबसे बड़ा पार्टनर था वो बता रहा था इस युद्ध की कोई वजह नहीं थी। हालांकि युद्ध की वजह थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन सारी वजहें टाली जा सकती हैं और सारी वजहें अपरिहार्य भी होती जाती हैं। ये सब हम इतिहास के अनुभव से समझते हैं।
तो पहचानों का, मुल्कों की अपरिहार्यता का जो दावा है, मुल्कों का जो राजनीतिक नक्शा है, वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य अंततः मनुष्यता है। और यहां फिर मैं एक और संत को लाना चाहूंगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। टैगोर ने 1906 में, जब गांधी हिंदुस्तान लौटे नहीं थे उस समय तक, या गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में उस तरह सक्रिय नहीं थे, अपने एक मित्र को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के हीरे को देशभक्ति के कांच से बदलना नहीं चाहूंगा, यह सौदा मुझे मंजूर नहीं है। असल में उन्होंने देखा था यूरोप के राष्ट्रवाद को, जापान के राष्ट्रवाद को। 1916 में उन्होंने जापान 3 भाषण दिए थे, यूरोपियन राष्ट्रवाद पे, इंडियन राष्ट्रवाद पे और जापानी राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद को खारिज किया था। और टैगोर कौन है? टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, और श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है उस पे टैगोर की छाया है। जिसने लिखा वो, मैं उसका नाम भूल गया हूं, वो विश्व भारती से, शांति निकेतन से पढ़ के गया था, और कहते हैं कि रविंद्र संगीत में उसने उसको ढाला। तो 3 राष्ट्रगानों से जुड़ा व्यक्ति राष्ट्रवाद को खारिज करता है। वो बोलता है कि राष्ट्रवाद इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा एनेस्थीसिया है, सबसे बड़ी बेहोशी की दवा है। ये टैगोर बोल रहे हैं। उनका एक उपन्यास, कभी फुर्सत मिले पढ़िएगा आप लोग, 1896 में उन्होंने अहिंसा को लेकर लिखा था, राजर्षि उसका नाम था, वो किस्तों में छपा था। खैर गोरा वोरा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सब लोग उसको जानते हैं, गोरा और घरे बाहिरे में भी बसते हैं, लेकिन राजर्षि में जो शुरुआत होती है उसको कभी देखिएगा आप। तो ये जो सवाल है हमारी पहचान का, हमारी बहुविध पहचान का, हमारे होने का, और तो ये राजनीतिक नक्शा आखिरी नक्शा नहीं होता है। इसको मैं दूसरे खेलों के उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको। मतलब खेल के उदाहरण में आप देखिए कि आप एक बार दिमाग से राजनीति के नक्शों को हटा दीजिए और फुटबॉल की दुनिया में देखते हैं, तो फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन दिखाई पड़ता है? ब्राजील। अमेरिका की याद नहीं आती है। दूसरा कौन नजर आता है? अर्जेंटीना। तो लगता है कि अरे ब्राजील अर्जेंटीना तो सबसे बड़े देश हैं, और कहते ये हैं कि फुटबॉल में जिसका कोई देश नहीं उसका ब्राजील है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज कोई देश ही नहीं है, वो कई देशों का समूह है, लेकिन हमारे लिए वेस्ट इंडीज एक देश है क्रिकेट में। तो खेल जो है, और हॉकी में अमेरिका कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो चीज है कि खेलों की दुनिया के जो नक्शे हैं, और उसमें राजनीतिक नक्शे उन नक्शों से अलग है जो खेलों की दुनिया के नक्शे हैं। आयरलैंड राजनीतिक तौर पे एक है, लेकिन खेलों की दुनिया में अलग है, ओलंपिक में अलग से हिस्सा लेता है। ऐसे उदाहरण आपको और भी मिल जाएंगे। तो देश हमारे दिमाग में कई तरह से बनते हैं, वो बनते बदलते रहते हैं, वो फैलते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो सिकुड़ते हैं, छोटे हो जाते हैं, है ना। हमारे बीच आपको बिल्कुल परसों का प्रसंग है, नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए थे, पता नहीं आप लोगों ने कितनों में देखा था मैच। मैंने देखा था। मैं स्पोर्ट्स का, मतलब क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। कभी मैं, प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे कि मैं फिल्मी गीतों पे बोलूं, लेकिन फिल्मी गीत मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक दौर के, वो मेहनत का काम है। क्रिकेट पे तो मैं कभी भी बोल सकता हूँ, वो क्रिकेट और भारतीयता के सवाल पे कभी मैं बात कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है। खैर छोड़िए उस विषय को। बिल्कुल बिल्कुल होगी बात। हाँ खैर, तो मैंने वो मुकाबला देखा था नीरज चोपड़ा का, और देखा था कि कैसे पाकिस्तान के अरशद नदीम भी फाइनल में पहुंचे हुए हैं। उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा। जब नीरज चोपड़ा ने जीता मुकाबला, गोल्ड मेडल जीता, तो पाकिस्तान से अरशद नदीम के किसी फैन ने एक ट्वीट कर दिया। असल में कई मॉक ट्विटर अकाउंट चलते हैं, जैसे किसी बड़े आदमी के नाम पे उसके फैन भी चला देते हैं। तो वो ट्विटर अरशद नदीम का नहीं था, किसी और का था, जिसने अरशद नदीम के नाम से लिख दिया कि मेरे गुरु, मेरे आइडल नीरज चोपड़ा को बधाई, और पाकिस्तान सॉरी, मैं तुम्हारे लिए मेडल नहीं जीत सका। इसको लेके हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह
बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, लगा कि क्या बात कही अरशद नदीम ने। ये बात अलग है कि उसके किसी फैन ने ये बात कही थी। और हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया में अरशद नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू दिया, उससे पूछा कि भाई तुम्हारा पहला जो थ्रो तुमने किया वो 87 मीटर और 3 उस तक गया, सेंटीमीटर तक गया, दूसरा थ्रो ज्यादा तेज गया, क्या हुआ था? किसने कहा कि मैं हड़बड़ा गया था क्योंकि मेरा जो जेवलिन है, मेरा जो भाला है वो मैं खोज रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, देखा नदीम उसको लेके घूम रहा है, तो मैंने आके तेजी से उसे लिया कि जा जा मुझे थ्रो करना है, तो मैंने हड़बड़ी में थ्रो किया पहला, जो 87 मीटर पार गया, जो अगर वही रहता तब भी वही जीतता, क्योंकि और 87 मीटर के पार किसी का भाला नहीं गया था। ये इंटरव्यू छपा और भारत में लोग शुरू हो गए कि पाकिस्तान की साजिश थी रोकने की नीरज चोपड़ा को, अरशद नदीम ने साजिश की थी नीरज चोपड़ा को रोकने की। नीरज चोपड़ा ने वीडियो जारी करके कहा कि आप अपना गंदा एजेंडा यहां शामिल मत कीजिए। उसने कुछ गलत नहीं किया था, खेलों की दुनिया ऐसे ही चलती है, आपको समझना चाहिए खेल की दुनिया आपकी राजनीति की दुनिया से अलग होती है। उसने कहा कि पोडियम पे मेरे साथ अरशद नदीम होता तो मुझे अच्छा लगता। तो ये खेलों का राष्ट्रवाद होता है, ये संगीत और कला का होता है। हम मेहदी हसन को रोज सुनते हैं, बेगम अख्तर को रोज सुनते हैं, बेगम अख्तर को पाकिस्तान में खूब सुना जाता है, जगजीत सिंह भी शायद पाकिस्तान में सुनते होंगे। और ये किस्सा कितना सच्चा है कितना झूठा है मैं नहीं जानता, कि भुट्टो ने कभी कहा था कि लता मंगेशकर को ले लो, कश्मीर ले लो, लता मंगेशकर को दे दो। लेकिन अगर ये झूठा किस्सा है, किसी की कल्पना से भी निकला है, तो अपने आप में बताता है कि अलग सोचने की दिशाएं होती हैं। हम लोग जो मुल्कों को बिल्कुल सिकोड़ देते हैं, उनको बिल्कुल एक मतलब घोंटने वाली सीमा रेखा में बदल देते हैं, ये खतरनाक है, इससे हमें बचना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने अपना समय पूरा ले लिया है, और बातें तो इतनी सारी हैं कि खत्म नहीं होंगी, हजारों हसरतें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। अगर सवाल हो दोस्तों के तो पूछे जा बिल्कुल। सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। बहुत ही अच्छा व्याख्यान, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रियदर्शन जी हम अध्यापकों की तरह सिद्धांत और बड़े बड़े उदाहरण ऊपर से टपकाते नहीं हैं, गिराते नहीं हैं, लेकिन उन्हीं चीजों से निकाल करके जब हमारे सामने एक एक कड़ी को जोड़ते हैं तो एक बड़ा अम्ब्रेला खुलता चला जाता है। आपने जिस तरह से स्वाधीनता और भारतीयता की अवधारणा को स्पष्ट किया कि भारतीयता क्या है, संस्कृति क्या है, जब तक बहुसांस्कृतिकता, बहुभाषिकता और बहुधार्मिकता जो भारत की आत्मा है उसको नहीं समझेंगे तो हम भारतीयता को नहीं समझेंगे। आपने ये भी बात कही कि किस तरह से छोटी छोटी पहचानों, अस्मिताओं जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो एक बड़ी अस्मिता भारतीयता बनती है। नक्शों से देश, नक्शों में देश नहीं बनता है। और इसके संदर्भ में आपने टैगोर से लेकर तमाम अंबेडकर, तमाम संदर्भों को रखा। आपने ये भी कहा कि आजादी और समानता दोनों जुड़वा बहने हैं। राजर्षि का आपने उदाहरण दिया तो वो दृश्य मुझे, जो मंदिर वाला दृश्य है वो मेरे सामने कौंध गया। आपने कहा कि एक दो हिंदुस्तान है, एक फ्लाईओवर के ऊपर सर पर दौड़ रहा है और एक उसके नीचे नंगा सो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और सब कुछ मिल करके एक पूरा का पूरा ये व्याख्यान जो हमने सुना अभी, जिसमें स्वाधीनता और भारतीयता की कितनी परतें उभरती चली गई। तो मैं आमंत्रित करता हूं, आप में से कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बच्चे भी पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए या अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शुभा जी, जी शुभा जी, डॉक्टर शुभा द्विवेदी अंग्रेजी विभाग में है हमारे सर। नमस्ते सर, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान था आपका और बहुत अच्छा हिस्टोरिसाइज किया आपने, शुरू से आजादी से कई सालों से पहले से लेकर कर स्वाधीनता की अवधारणा और
जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और उनका योगदान, और हिंदी राइटर्स पर्टिकुलरली जिन्होंने अलग अलग रचनाओं के थ्रू भारतीयता और स्वाधीनता को व्याख्यायित किया, बहुत अच्छे से आपने किया। फिर आपने जो नया भारत जो है उसके सामने जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष है, उसको पहली बात उसको हमारे सामने आइडेंटिफाई किया, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी भी इल्यूजन में जी रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि देश खतरे में है या देश की आजादी खतरे में है। तो पहले वो आपने चुनौतियां और वो सारे जो भी चैलेंजेस थे वो हमारे सामने रखे, उसके बाद उनसे कैसे डील किया जाए वो भी बहुत अच्छे से आपने बताया। और भाषा का जो इस पूरे पूरे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे प्रकरण में जो रोल है वो हम सभी को अच्छे से मालूम है। और बहुत प्रश्न आते हैं कि जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, जिन्होंने चूज किया है अंग्रेजी में लिखना, वो इंडियन रियलिटी को, इंडियन एक्सपीरियंस को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। और उनकी रचनाओं पे हमेशा ही क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं और उन्हें अक्यूज किया जाता है फॉर coloring the lens and for misrepresenting facts and situations। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी रचनाओं में एस्थेटिक वैल्यू भी नहीं है। तो इस विषय पे सर आपका क्या कहना है कि क्या पहली बात, क्या हम इंडियननेस को होमोजेनाइज कर सकते हैं और इंडियन रियलिटी को होमोजेनाइज कर सकते हैं, और क्या कोई एक भाषा ही इंडियन रियलिटी को सही तरीके से व्यक्त कर सकती है, या इंडियन इंग्लिश राइटर्स जो हैं उनमें से भी आप कुछ नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस दिशा में काम किया है और जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए? देखिए शुभा जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी हिंदी के लिए बधाई दूं। यानी अगर मुझे बताया नहीं गया होता कि आप अंग्रेजी की व्याख्याता हैं, बिल्कुल, तो इतनी अच्छी हिंदी तो शुभा जी नहीं सर मैं हिंदी में कविताएं भी लिखती हूँ। अरे बाबा, हिंदी मातृभाषा है, तो हिंदी बोलना मुझे पढ़ना हमेशा ही बहुत आनंद देता है। मुझे खुशी कि मैं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच हूँ। देखिए, जो भाषा का सवाल है, एक तो मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं कि अंग्रेजी साहित्य में जो लिखा जा रहा है वो भारतीय यथार्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि सच ये है कि आज की तारीख में वही सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम जानते हैं कि हमारे साथ प्रेमचंद रहे, रेणु रहे, अज्ञेय रहे, मुक्तिबोध रहे, जिन्होंने भारतीय यथार्थ को अपने ढंग से रचा, वल्लतोल रहे, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी लोग रहे, लेकिन हमारे पास आर.के. नारायण भी रहे। मालगुडी डेज देखिए तो कितनी प्यारी सी किताब है वो। या आर.के. नारायण का पूरा साहित्य अपने ढंग से वो कमाल का है। और इसके अलावा बल्कि जो त्रिमूर्ति कही जाती है, आर.के. नारायण, राजा राव और वो तीसरे मुल्क राजानंद की ये त्रिमूर्ति जो है, इनमें अभारतीयता तो मुझे कहीं नहीं दिखती है, गैर भारतीयता तो मुझे कहीं नहीं दिखती है। ये सच है कि वो स्थानीय बोलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक दूसरी बात जो मैंने लेकिन महसूस की है, मुझे कई बार लगता है कि पहले तो अंग्रेजी जो थी भारतीय भाषा नहीं थी। वाकई इंडियन राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटर्स होते थे। इंडियन राइटर्स का मतलब हिंदी के, मराठी के, तेलुगु के, तमिल के, कन्नड़ के लेखक होते थे। लेकिन हिंदी की, इंग्लिश की हैसियत लगातार बढ़ी है और हम तमाम लोग पा रहे हैं कि इसमें भारतीय भाषाएं उड़ रही हैं इस हैसियत के आगे। इसका उदाहरण मैं इस तरह अक्सर देता हूं कि जब मैं 30 साल पहले स्कूल में पढ़ता था तो मैं स्कूल में हिंदी बोलता था, अंग्रेजी मेरा विषय था, लेकिन स्कूल में मैं हिंदी बोलता था और घर में मगही बोलता था। कोई भोजपुरी बोलता था, कोई राजस्थानी बोलता था। 30 साल बाद मेरा बेटा जब स्कूल में गया तो स्कूल में वो इंग्लिश बोल रहा था, घर में हिंदी बोल रहा था। हिंदी ने बोली के तौर पे मगही, भोजपुरी, मैथिली को विस्थापित कर दिया और अंग्रेजी ने भाषा के तौर पे हिंदी को विस्थापित कर दिया। ये प्रक्रिया कितनी बड़ी होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिनको हम अवधी और ब्रज बोलते हैं, पहले वो भाषाएं थी, ब्रज भाषा कहते थे और मानते थे कि बड़े कवि वही हो सकते हैं। और सच ये है कि तुलसी, कबीर, मीरा और सूर का कोई जोड़ हमारे पास आज तक नहीं है।
उतने बड़े कवियों वाली भाषाएं जो हैं, और तब हिंदी को खड़ी बोली बोलते थे। हिंदी धीरे धीरे भाषा हो गई क्योंकि ज्ञान का माध्यम वो बन गई और वो बोलियों में बदल गई, वहां लिखा जाना बंद हो गया। भोजपुरी चाहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कर ले और इस बात पे इतरा ले कि अब तो स्पाइडरमैन की फिल्में भी भोजपुरी में डब होती हैं, लेकिन सच ये है कि ज्ञान विज्ञान में उसकी हैसियत नील ही है। वो एक स्मृति की भाषा है, एक बोली है घर में बोलने की। और हिंदी चाहे जितना इतरा ले कि बॉलीवुड की फिल्में चाइना और अमेरिका तक में देखी जा रही हैं और पूरा का पूरा हॉलीवुड अब हिंदी में पैराडब होके आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजी ने हिंदी को, उर्दू को, तमिल को, तेलुगु को विस्थापित कर दिया है। हमारे घरों की भाषा अब अंग्रेजी हो गई है। बांग्ला, तमिल, तेलुगु जो है अब उन घरों की भाषाएं हैं जहां पहली बार बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो आदिवासियों की, दलितों की भाषाएं हैं। स्थिति इस मायने में अच्छी है कि हिंदी एक समय ब्राह्मणवादी शुद्धतावाद की भाषा थी और अंग्रेजी उसको तोड़ती थी। तब अंबेडकर ने कहा था कि अंग्रेजी जो है वो शेरनी का दूध है, उसको पी लो तो हिंदुस्तान में तुमको कोई छू नहीं सकेगा। इट इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। वो अंग्रेजी जो है बाघिन का दूध है, उसको पी लो तो हिंदुस्तान में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, जो स्थिति आज भी है एक हद तक। लेकिन हिंदी जो भारत की ब्राह्मणवादी भाषा दिखती थी, वो धीरे धीरे दलितों और आदिवासियों की भाषा में, मराठी दलितों की भाषा में तब्दील होती जा रही है। और मैं ये पा रहा हूं कि जो लेखक अंग्रेजी के हैं, वो भारतीय, अंग्रेजी चूंकि स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, एक तबका ऐसा है जो अंग्रेजी में भारत को देखता महसूस करता है। आप अगर देखिए, मैं बता रहा हूं, जैसे मुझे कई बार लगता है कि अनंत मूर्ति 20 साल बाद हुए होते तो वो अंग्रेजी के लेखक होते। और अगर ये क्या नाम है उनका, अरे हमारी सबसे बड़ी राइटर, सेलिब्रेटेड राइटर है भाई जो इंग्लिश की, अरुंधति राय। अरुंधति राय अगर 20 साल पहले पैदा हुई होती तो शायद वो मलयालम की लेखिका होती। तो ये मेरी कल्पना भर है, लेकिन ये सच है कि अरुंधति राय का जो उपन्यास है, और दोनों उपन्यासों की बात मैं कर रहा हूं, दोनों मैंने पढ़े हैं, बल्कि अरुंधति राय से मेरे गहरे संपर्क रहे। हिंदी में अरुंधति राय को पहली बार ट्रांसलेट करके उनकी किताब द ग्रेटर इंडियन कुड है, वो मैं ही लेके आया था, और हाल में वो मुझसे मिली। उन्होंने याद किया कि यू आर द फर्स्ट ट्रांसलेटर, यू ब्राउट मी इन हिंदी। खैर मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, इस वाक्य को इससे बाहर किया जाए। वो किताब है मेरे पास। हाँ, लेकिन अरुंधति राय की वो किताब कितने बड़े सवाल उठाती है। यानी दलित का प्रश्न उसमें है, विधवा का प्रश्न उसमें है, इंसेस्ट का सवाल उसमें है। 3 बड़े सवाल हैं। एक दलित और एक विधवा का प्रेम दिखाई पड़ता है, वेलुदा और उसकी मां का। और इस जो नया उपन्यास है, जो क्या नाम है इसका, The City of Utmost Happiness। हाँ हाँ हाँ, एटमोस्ट हैप्पीनेस। इसमें आप देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, उसमें आप देखिए तो उसमें कश्मीर भी चला आता है, उसमें चांदनी चौक भी चला आता है, ट्रांसजेंडर्स भी चले आते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जो मुख्य धारा के हिंदी साहित्य में धीरे धीरे आ रहा है। और आप इसको छोड़ दीजिए, मैंने मिडनाइट चिल्ड्रन का ट्रांसलेशन किया है, सलमान रुश्दी के उपन्यास का, आधी रात की संतानें के नाम से। उसमें एक किरदार है अमीना। अमीना जो है वो चांदनी चौक में जाती है, वो किसी हकीम से मिलने जाती है, और अचानक वहां भिखमंगों और सारी दुनिया को देखती है। तो वो लिखती है, राइटर लिखता है कि शी लॉस्ट हर सिटी आईज, उन्होंने अपनी शहरी आंखें खो दी। हम सब एक शहरी आंख लगाए रहते हैं जिससे सिर्फ वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। वो उपन्यास छोड़ दीजिए, किरण देसाई का उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, वो कलिंगपोंग के पहाड़ियों पे है। हालांकि वो प्रेम उपन्यास है, लव नॉवेल एक तरह का, उसमें आंदोलन की कोई समझ नहीं मिलती है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान है। और जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करता है, तरुण तेजपाल का द स्टोरी ऑफ माई असासिन्स, जिसमें बाद में पाताल लोक नाम की वेब सीरीज भी बनी। लेकिन ये जब किताब आई थी, मैंने इसकी रिव्यू की थी, और ये उपन्यास भारतीय गांवों के मौजूदा यथार्थ का बिल्कुल रुखड़ा आईना है। हालांकि जब मैं बात कह रहा हूं तो इसके साथ एक दुखती रग मेरी अपनी भी है।
अंग्रेजी का लेखक बहुत साधन संपन्न लेखक है। वो 2 साल तक घूम के रिसर्च कर सकता है, और मैं 5 दिन नौकरी करता हूँ, 6ठे दिन एक कॉलेज में व्याख्यान देता हूँ, और फिर फुर्सत मिलेगी तो कहानी लिखूंगा। तो मेरी कहानी में वो बात आएगी नहीं जो 2 साल का रिसर्च करने के बाद तरुण तेजपाल पैदा कर लेते हैं। मेरे रिसर्च में वो बात आएगी नहीं जो रामचंद्र गुहा 1-2 साल तक रिसर्च करते हैं और 4 किताबें निकाल देते हैं। तो अंग्रेजी की जो साधनों पे की जो उसकी जो आर्थिक समृद्धि है, वो उसकी बौद्धिक समृद्धि बन जाती है, और प्रियदर्शन के लिए वो रेफरेंस हो जाते हैं, वो मेरे लिए फर्स्ट हैंड राइटर हो जाते हैं। मेरी आर्थिक मजबूरियां मेरी बौद्धिक मजबूरियों में बदलती जाती हैं। तो मैं आज के अंग्रेजी लेखन को, आज की अंग्रेजी भाषा को, अमिताभ घोष मेरे प्रिय लेखकों में हैं। अमिताभ घोष का वो जो सी ऑफ पॉपीज पढ़िए, वो गजब का उपन्यास है। और वो भोजपुरी बोलती है, उसकी जो नायिका है दीप्ति, और भोजपुरी लिखते हैं वहां वो। यही नहीं, वो तो उसकी भाषा तो पढ़ते पढ़ते कई बार मैं परेशान हुआ कि लिख क्या रहे हैं। वो इन्वर्टेड कॉमा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जगह था कि हाय PUGLIE, अब मैं बड़ा परेशानी हूँ, पगलाई क्या है, पगलाई क्या है। बात मेरी समझ आई कि उन्होंने पगली लिखा है, हिंदी वाली पगली को उन्होंने PUGLIE लिखा हुआ था, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा उन्होंने खजाना की जो स्पेलिंग है CAZANA टाइप का कुछ लिखा हुआ है। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, खजाना खजाना बोलते मुझे ख्याल है कि तो खजाने की बात कर रहा है। तो जो सेलर्स की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के लेवल पे नहीं। सुंदरपन पे जो उनका नॉवेल है, वो हंगर, क्या नाम है, द हंग्री टाइड, हंग्री टाइड, क्या गजब का नॉवेल है वो। सुंदरवन की जो पर्यावरणीय त्रासदी है उसको दिखाने वाला उनका उपन्यास गजब का है। उसकी प्रेम कहानी, अभी उसका सीक्वल आया है गन आइलैंड। गन आइलैंड भी, हालांकि मुझे वो पसंद नहीं आया, बल्कि वो तो कुछ ज्यादा भारतीयता में घुसे जा रहे हैं। अब तो उनके यहाँ जंत्र मंत्र और टोने टोटके सब दिखाई पड़ते हैं। उनका जो कैलकाटा क्रोमोजोम्स है, पढ़िएगा तो उसमें भूत है, 100 साल पहले वाला भूत अचानक प्रकट हो जा रहा है। तो वो तो मुझे लग रहा है कि शायद मैजिकल रियलिज्म का चक्कर है, क्या चक्कर है पता नहीं इधर। लेकिन वो भारत की जो पुरा कथाएं हैं, जो मिथक कथाएं हैं, जो भूत प्रेतों की कहानियां हैं, मतलब मलेरिया के रिसर्च पे कलकत्ता क्रोमोजोम्स में कितनी बारीकी से बात है, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो तो बिल्कुल उसको अंधविश्वास और सबसे जोड़ देते हैं, उसको सही साबित करने में लगते हैं। तो वो तो बहुत रियल भारतीय राइटर है अमिताभ घोष। और अभी उन्होंने 98 में जो एटमी बम के बारे में किताब लिखी थी, काउंटडाउन, पतली सी 100 पेज की किताब थी कि एटमी हमले होंगे तो क्या भयावह दृश्य होगा। वो अपने आप में पढ़ने लायक किताब है। तो अमिताभ घोष हो, उपमन्यु चैटर्जी हो, बल्कि झुम्पा लाहिड़ी तक, झुम्पा लाहिड़ी का लोलैंड्स पढ़ के मैं हैरान रह गया। उसमें मतलब नक्सली आंदोलन की जो डिटेल्स हैं, कनू सान्याल की फांसी तक के ब्यौरे उसमें हैं। निश्चित तौर पे अब हम एक आलोचकीय बहस इस बात पे कर सकते हैं कि जो हिंदी के लेखकों का बिल्कुल धंसा हुआ संसार है, उसमें ये अंग्रेजी लेखक जेल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आज के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को अंग्रेजी का लेखक, अंग्रेजी की लेखिकाएं बेहतर ढंग से पकड़ रही हैं। कल मैं पढ़ रहा था उर्वशी बुटालिया की जो किताब का हिस्सा है, क्या अदर साइड ऑफ साइलेंस, पार्टीशन के बारे में। वो मतलब जो उसका किस्सा लिखती है सरदार का, जिसने अपने घर की महिलाओं को मार डाला कि उससे जान बचेगी। वो क्या भयावह यथार्थ है, वो और कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो मेरा असल में फिर एक भाषण हो गया फालतू सा, लेकिन मैं अंग्रेजी लेखकों को आज की तारीख में बिल्कुल भारतीय लेखक मानता हूं, इस अफसोस और कुंठा के साथ कि उनको अपने 25 पैसे के बदले 500 रुपए मिल जाते हैं, और मेरे 5000 के बदले मुझे 5 पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब उनको क्रेडिट बहुत बड़ा मिलता है, उनके पास साधन बहुत हैं, और हम लोग साधन विपन्न लोग अपनी भाषा में अपना साहित्य लिख के किनारे कहीं पड़े रह जाते हैं।
और इस चर्चा का एक दूसरा पहलू भी सर ये है कि इन अंग्रेजी राइटर्स और ट्रांसलेटर्स की वजह ही आज इंग्लिश अध्यापक और इंग्लिश स्टूडेंट्स क्लास में पार्टीशन लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो बस्ती पढ़ते हैं, अनंत राजन की मलयालम की स्टोरी पढ़ते हैं, प्रेमचंद की स्टोरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, अमृता प्रीतम की कविताएं पढ़ते हैं, फैज की गजल पढ़ते हैं। तो सर हम पार्टीशन लिटरेचर जब हम इंग्लिश में एज अ डीएससी पेपर पढ़ाते हैं तो हमें ये जो बहुलता, जो डाइवर्सिटी है लिटरेचर की और जो डिफरेंट इंडियन एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट इंडियन रियलिटीज हैं, वो आसानी से मिल जाती है। मैं उसमें मैं मानता हूँ कि हिंदी में, मैं मानता हूँ कि हिंदी में भी संभव था। हिंदी में आप इतनी सारी, असल में जो भाषा नीति हिंदी में रही उसने चीजों में एक बेईमानी की जिसको त्रिभाषा फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें था कि आप अंग्रेजी पढ़ें और हिंदी पढ़ें और एक भारतीय भाषा पढ़ें। तो तमिल वाले ने हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, तमिल पढ़ी, मराठी वाले ने मराठी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी। हिंदी वाले ने क्या किया, अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी और संस्कृत पढ़ ली। जो भाषा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बोली जाती है, बेशक संस्कृत का एक महत्व है और मैं मानता हूं कि संस्कृत को एक महान भाषा के रूप में, एक विरासत के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा के रूप में वो बांग्ला और मराठी और तमिल की जगह ली उसने। उसके चलते हमारी मराठी, बांग्ला, तमिल से दूरी हुई। अगर मैं संस्कृत की जगह मराठी पढ़ता, अगर तमिल पढ़ता, और 7-8 भाषाएं हैं, कहने को 22 भाषाएं हैं, लेकिन अगर आप 2, 4, 5, 6 भाषाएं समझते हैं, बांग्ला समझते हैं तो असमिया, उड़िया आसानी से समझ सकते हैं। आप मराठी के पास हैं तो गुजराती थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो 7-8 मूल भाषाएं हैं, राजस्थानी और पंजाबी हम लोग थोड़ा जोड़ तोड़ के समझ ही लेते हैं। तो वो भाषाएं हमने सीखी नहीं कभी, नहीं तो हिंदी का संसार भी उतना ही समृद्ध हो सकता था। और निश्चित तौर पे फैज को हिंदी में पढ़ने का, हिंदी में सच बात है कि हिंदी में पाठक बहुत मौजूद हैं और हिंदी का पाठक इस मायने में ज्यादा उदार है कि वो सारी दुनिया को अपने अंग्रेजी और मराठी और बांग्ला भाषाओं के मुकाबले ज्यादा पढ़ता है। मेरे लिए तो मैक्सिम गोर्की भी हिंदी के लेखक है, मैंने हिंदी में ही पढ़ा है। मेरे लिए तो फैज अहमद फैज भी हिंदी का लेखक है। शरद चंद्र तो हिंदी के लेखक है ही सबके लिए। किसी से पूछिए कि हिंदी में किसको पढ़ा है तो जी प्रेमचंद और शरद चंद्र को पढ़ा है, उसको ये भी पता नहीं। मतलब अमृता प्रीतम हिंदी के लेखिका है, वो गिरीश कर्नाड हिंदी के लेखक हैं, और वो जो मराठी वाले नाटककार थे विजय तेंदुलकर हिंदी के लेखक हैं। तो मतलब हिंदी के लेखक जो है, मतलब हिंदी के पाठकों के लिए भोला भाई, मतलब तमिल के तमाम लेखक लोग, अब नाम लेना शुरू करूंगा, पन्नालाल पटेल गुजराती के, अखिलन हो, ये तमाम लोग हिंदी को हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो वो एक अलग राजनीति का हिस्सा है। बहुत अच्छा स्वागत वाली पहल है कि अंग्रेजी में इनको पढ़ाया जा रहा है। काश कि हिंदी के स्ट्रक्चर में ये होता, अब नहीं है तो नहीं है, क्या करें। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने जो है इतनी अच्छी टिप्पणी की और इस चर्चा को एक और विस्तार दिया और कई सारी चीजें निकल पाई। मुझे लगता है कि प्रियदर्शन जी को अगला एक और व्याख्यान देना है। और 3 बजे में अतिथि भी आए हुए हैं, तो मैं अब ज्यादा न उनका समय लेते हुए मैं अपने ये हमारे आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव व्याख्यान की ये चौथी कड़ी में आप आए। हमारे इस महोत्सव के संयोजक दीपांकर जी की तरफ से, प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा की तरफ से, वो अभी तक थे जब तक आपका लेक्चर हुआ है, वो अभी दूसरे जो एफडीपी चल रहा है वहां गए हैं। उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही चीजें जानने को मिली हमारे बच्चों को भी, हमको भी, और सबसे बड़ी बात कि उस सुनते हुए आनंद आया, पूरा विरेचन हो गया। तो बहुत बहुत आभार, आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि बोलना मुझे आता नहीं है, बस मैं जब बैठ जाता हूँ तो कुछ कुछ बोलता जाता हूँ, मुझे भी चीजें पुरानी याद आती रहती हैं। धन्यवाद, मैं भी पुनर्नवा हो जाता हूँ। धन्यवाद, अब मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।